फ्रेंड्स, मैं गुलाब सिंह हमारे अपने YouTube चैनल ओजे क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन प्यारे साथियों बेहतर कर रहे होंगे। वैकेंसियों का दौर है प्यारे साथियों, अपनी तैयारी को कंटेस्ट रखिए, कहीं ना कहीं आप सफल जरूर होंगे अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो प्यारे साथियों, अब इधर देखिए, कंटेंट पे आते हैं। हमने जो बायोलॉजी का टॉपिक कल स्टार्ट किया था, इसमें हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? कोशिका सेल। ठीक है, इसमें हम एक क्लास कल ले चुके हैं सेल की, आज अपनी दूसरी क्लास है। कल हमने कोशिका के बारे में जाना, कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका क्या होती है प्यारे साथियों, बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो कोशिका क्या होती है? सजीवों की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। कोशिका की खोज, जीवित कोशिका, मृत कोशिका, सबके बारे में अपन कल बात कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कोशिका सिद्धांत। क्या देखेंगे? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो प्यारे साथियों, आपको बताता हूं, 1838-39 की बात है। कोशिका सिद्धांत जो दिया था वो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। दो वैज्ञानिक थे, कौन कौन? स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत को 1838-39 में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक सजीवों के शरीर का निर्माण किससे मिलकर होता है? कोशिकाओं से मिलकर होता है। इसके बाद में एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम क्या है? रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और उन्होंने क्या बताया कि पुरानी कोशिकाओं से ही किसका निर्माण होता है? नई कोशिकाओं का प्यारे साथियों निर्माण होता है। रुडोल्फ विर्चो ने बताया। तो आप सबसे पहले देखेंगे कोशिका सिद्धांत ये किसने दिया था। तो आप देखेंगे कब की बात बताई थी मैंने आपको? 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान, दो वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान ने दिया कोशिका सिद्धांत। सर्वप्रथम 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार, अभी मैंने आपको बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया मैंने? प्रत्येक सजीवों के शरीर का निर्माण किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से। प्रत्येक सजीवों के शरीर का निर्माण, प्रत्येक सजीवों के शरीर का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से, सेल्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो स्लाइडर और स्वान क्या कहते हैं? देखिएगा, स्लाइडर और स्वान कहते हैं कि मतलब 1838-39 में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक सजीवों के शरीर का निर्माण किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको किसके बारे में बताया था? रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक के बारे में बताया था। तो वो देखिए, वो क्या कहते हैं। तो 1855 में, कब की बात है? 1855 में। साइंटिस्ट का नाम बताया रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और बताया कि, क्या बताया कि 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और बताया कि पुरानी कोशिकाओं से नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। और बताया कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। नई कोशिकाओं का। तो रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है।
ये किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो ने। इसके बाद में प्यारे साथियों अपन बात करते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका के डायग्राम के बारे में। तो एक साइड देखेंगे जंतु कोशिका, एक साइड देखेंगे पादप कोशिका, इनके डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के बारे में प्यारे साथियों आप थोड़ा अच्छा नहीं बने तो ऐसा मत करना। आप प्रॉपर अगर डायग्राम देखना चाहते हैं बिल्कुल एकदम साफ सुथरा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमारे प्रॉपर नोट्स डाले गए हैं। यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा ऊंचा नीचा बने तो आप एडजस्ट कर लेना। तो इधर क्या बताया मैंने आपको? जंतु कोशिका, और इधर हम बात करेंगे पादप कोशिका की डायग्राम के बारे में। पादप कोशिका, ठीक है प्यारे साथियों। जंतु कोशिका में देखिएगा, इस तरह से डायग्राम बनाने सीखिएगा आप कुछ हद तक, क्योंकि बिना डायग्राम के पार पड़ेगी नहीं पाठ सीखने के लिए। प्रॉपर वैसा नहीं बने तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा तो चल जाता है। ठीक है, अब हम इसके पार्ट्स देखते हैं। तो इसको जो ये होता है प्यारे साथियों, इसको बोला जाता है क्या? केंद्रक, सेंट्रोइड। ठीक है, इसको बोला जाता है खुरदरी, अंतः प्रदवी जालिका। खुरदरी, अंतः प्रदवी जालिका, RER। इसके बाद में इसको बोला जाता है, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा, रिक्तिका। ये होती है रिक्तिका। ये होती है प्यारे साथियों कोशिका द्रव्य। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये कौन सा चित्र है? जंतु कोशिका का। प्यारे साथियों कई बार आपसे एग्जाम में पूछा दिया जाता है जंतु कोशिका का पार्ट नहीं है, तो केंद्रक भी होता है जंतु कोशिका में, खुरदरी, अंतःप्रदेवी जालिका, RER। इसके बाद में रिक्तिका भी होती है, कोशिका द्रव्य होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इन सब के बारे में प्यारे साथियों, कोशिका द्रव्य क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, किसने इसकी खोज की थी, केंद्रक, अंतःप्रदेवी जालिका, इन सब के बारे में अपन बारी बारी से अध्ययन करेंगे। फिलहाल आप ये देखिए जंतु कोशिका के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे, वो करेंगे पादप कोशिका। किसकी बात कर रहे हैं अपन? पादप कोशिका की। ठीक है प्यारे साथियों, कुछ इस तरह से पादप कोशिका का डायग्राम आप बनाएंगे। ये इसका केंद्रक होता है, ठीक है। ये क्या होता है? केंद्रक, ठीक है। ये होता है हरित लवक। ठीक है प्यारे साथियों, इसको क्या बताया? हरित लवक। क्या हो रहा है? रिक्तिका, अरे इसे क्या बोलते हैं? रिक्तिका। ये होती है कोशिका भित्ति, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोला जाता है? कोशिका झिल्ली, ठीक है। और ये हमने आपको बता ही दिया केंद्रक, ठीक है। इसके बाद में कौन सा बचा पार्ट? कोशिका द्रव्य। तो ये क्या होता है? कोशिका द्रव्य। तो ये हमने पादप कोशिका के बारे में जाना प्यारे साथियों। अब आपको इनमें याद क्या रखना है, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कोशिका भित्ति। क्या? कोशिका भित्ति होती है जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में। तो किस में होती है? पादप कोशिका में। इस तरह से रिक्तिका दोनों में हो रही है, ठीक है। हरित लवक पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता। कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, इन सब को आपको ध्यान में रखना है। कौन सा पार्ट किस में होता है, कौन सा नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखिएगा कोशिका जो सिद्धांत है इसका अपवाद भी है।
तो प्यारे साथियों, अपवाद की बात करें तो वैसे तो ये सिद्धांत दिया था, मैंने आपको बताया स्लाइडन और स्वान ने, लेकिन आजकल नवीन टेक्नोलॉजी के अनुसार ये सिद्धांत पूर्णतः तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है, इसलिए कोशिका सिद्धांत का अपवाद। इसका सबसे बड़े अपवाद की बात करें तो होता है वायरस, विषाणु। ठीक है, विषाणु क्या होता है? सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है? विषाणु को कहा जाता है। अगर विषाणु की खोज की बात करें तो किसने की थी? इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज की थी। तो अब अपन बात करेंगे कोशिका सिद्धांत का अपवाद। कोशिका सिद्धांत का अपवाद। तो प्यारे साथियों, ये लाइन आप लिख सकते हैं इसमें अगर लिखना चाहें तो, कि वर्तमान में नवीनतम खोजों से ये जो कोशिका सिद्धांत है पूर्णतः तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा अपवाद की बात करें तो ये लिखेंगे सबसे बड़ा अपवाद होता है इसका वायरस। क्या होता है? वायरस, विषाणु। ठीक है, अब देखिए विषाणु की खोज सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी खोज किसने की थी, कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसकी खोज की थी इवानोव्स्की ने। ठीक है, ये होता क्या है? अभी मैंने आपको बताया सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। ठीक है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्यारे साथियों वायरस को। वायरस की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कोशिका सिद्धांत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कोशिका के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर कोशिका के प्रकार किसके आधार पर देख रहे हैं अपन? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कोशिका टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। तो ये देखिए प्यारे साथियों, दो प्रकार इसके होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? अकेंद्रीय, अर्थात इसमें केंद्रक नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? सुकेंद्रीय, अर्थात इसमें केंद्रक होता है। और इनके उदाहरण देखते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, दूसरी मैंने आपको बताई यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, अब देखिए प्यारे साथियों, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये होती है अकेंद्रीय। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं होता है। ये होती है सुकेंद्रीय, अर्थात इसमें केंद्रक होता है, सुकेंद्रीय। ठीक है, अगर इसके उदाहरण की बात करें, अमीबा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, कौन कौन से उदाहरण लिखे? अमीबा, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु और नीले हरित शैवाल। और उसके उदाहरण की बात करें तो सभी उच्च वर्गीय पादप, सभी उच्च वर्गीय पादप। ये किस में आ जाएंगे? यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जाना कि होती क्या है। इनके बारे में विस्तार से कल देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका को लाइन बना के इनमें डिफरेंस को अपन कल जानेंगे। आज हमने सिर्फ इतना जाना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? अकेंद्रीय, अर्थात इसमें केंद्रक नहीं होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है। इसके उदाहरण की बात करें प्यारे साथियों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो अमीबा आता है, जीवाणु आता है, माइकोप्लाज्मा आता है, नीले हरित शैवाल। इसके बाद में अगर बात करें हम यूकैरियोटिक कोशिका की तो सभी उच्च वर्गीय पादप इसमें आ जाएंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। इसके बाद में अपन कल देखेंगे, कल इससे आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। कल क्या देखेंगे प्यारे साथियों? इन दोनों के बारे में विस्तार से देखेंगे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर।
इसके बाद में कोशिका के आकार के बारे में जानेंगे, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। ठीक है प्यारे साथियों, तो आप अपनी क्लास को बेहतर तरीके से चल रही हो, मैथ की क्लास भी चल रही है। ठीक है, आप अच्छी तरह पढ़ें और हमारे यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।